राख समझने की भूल भारी पड़ेगी। राख समझने की भूल भारी पड़ेगी, भीतर की आग भड़क गई तो खाक कर देगी। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कल भोरे भोर में नहीं आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। कल डॉक्टर से मिलना था और काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण थोड़ा सा आप लोगों से दूर होना पड़ा। इसी बीच में डॉक्टर से मिलने के बाद कई राजनीतिक दल के नेताओं का बहुत दिन से शिकायत था कि मिले नहीं हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। और इस दौरान चूँकि आपके लिए भीतर की खबर लानी थी, तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी था कि लोगों से मिलना जुलना जारी रहे। आपको बता दें कि जो हमने शुरुआत किया है कि राख समझने की भूल भारी पड़ेगी, भड़क गई जो भीतर की आग तो खाक कर देगी। एक तरफ नीतीश कुमार का लगातार अपने शक्ति को संचित करना अच्छा है, राजनीति में ये होनी चाहिए। कौन संचित नहीं करता है, सभी करते हैं। अब कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस उस खिलाड़ी की तरह हो गई है जो मैच हारने के बाद अगले मैच की तैयारी नहीं, बल्कि फिर कैसे मैच से बचा जाए, कंपटीशन से बाहर रहने का प्रयास किया जाए, इसकी तैयारी कर रहा है। कैसे बारिश हो जाए जिससे कि मैच नहीं हो, कैसे कोई ऐसी बात हो जाए जिसके चलते उसे सामना सामनी नहीं करना पड़े, इन सब की तैयारियों में लग गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से हेड्स ऑफ तो अशोक चौधरी को जब उन्होंने टीम बनाई थी, तो साफ तौर पे उन्होंने एक चीज़ जरूर किया था कि एक लंबे समय के बाद वो कांग्रेस के अंदर जो झंझावात था उसे समाप्त जरूर किया था। बड़ी अशोक चौधरी के जाने के बाद बहुत कुछ हुआ था, जिसको लेकर के अशोक चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया भी गया, और जिसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हमको सीधे से तौर पे कह दे। और कांग्रेस ने, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने, मैं मौजूद था उस समय जब ये बातें वो कह रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया, कांग्रेस मेरी माँ की तरह है, लेकिन जिस तरह से मेरा अपमान और मेरा परित्याग किया गया, मुझे सिर्फ कह दिया जाता तो मैं हर तरह से तैयार था, लेकिन मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया और कुछ लोगों की साजिश की गई जो कांग्रेस को ले डूबेंगे। और उनका बात आज समझ में आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ही नहीं है, एक और दल था जो नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते लड़ते, जैसे एक लड़ाई तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस लड़ती रही जब तक उसे लालू प्रसाद से लड़ना था, तब तक उसे उतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि लालू प्रसाद सीधी सीधी लड़ाई लड़ते हैं। वो अखाड़े में उतरते हैं दो पहलवान की तरह, मल्ल युद्ध होता है और काम खत्म, जीत हार का फैसला तुरंत हो जाता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन नीतीश कुमार की लड़ाई कुछ अलग ढंग की होती है। नीतीश कुमार लड़ाई में आते भी नहीं हैं और चित भी कर देते हैं। ऐसा ही एक और दल था आरएलएसपी, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आरएलएसपी के गठन के बाद से ही उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आरएलएसपी को जीवित रखा, जिसमें सबसे बड़ा जिद और जुनून उपेंद्र कुशवाहा का रहा। माधव आनंद आए और माधव आनंद ने जो कमी बेसी थी उसको पूरा किया। उसके अलावे बहुत सारे लोग आए बीच में, जब पूरी तरह से महागठबंधन से भी उपेंद्र कुशवाहा को बाहर होना पड़ा। माधव आनंद को लेकर के प्रश्न खड़े होने लगे कि वो पार्टी से बाहर हो गए हैं, तब धीरे से धीरज कुशवाहा आ गए। और धीरे से धीरज कुशवाहा जब आए तो पार्टी को पूरी तरह से उन्होंने मजबूती से पकड़ के रखा और फिर एकजुट करने का प्रयास किया। बहुत सारे नाम जुड़े और आरएलएसपी बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई ही नहीं लड़ी, उसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विरुद्ध एक लश्कर तैयार किया। युद्ध तो चिराग पासवान ने भी लड़ा, अकेले लड़ा, एक योद्धा की तरह लड़े, अभिमन्यु की तरह उन्होंने चक्रव्यूह का 6 चक्र तो तोड़ दिए, लेकिन 7वें का उन्हें ज्ञान नहीं हो पाया था।
क्योंकि इस ज्ञान से पहले उनके पिता इस दुनिया को त्याग दिए थे। अगर रामविलास पासवान होते, जीवित हो जाते, ये चुनाव वो देख लेते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। नीतीश कुमार या फिर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अभिमन्यु की तरह कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में चिराग पासवान फंस गए, और फंस करके क्या हुआ, अब इसकी चर्चा आगे करने की जरूरत नहीं है। प्रयास हो रहा है कि अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया उसको अब आगे बढ़ा करके एक फिर से अपने आप को उस दौर में लाया जाए, उस स्थिति में लाया जाए कि एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जाए। लेकिन बात आरएलएसपी की है, तो आरएलएसपी में उपेंद्र कुशवाहा और धीरज कुशवाहा के सम्मिलित प्रयास को कह लें, या फिर उपेंद्र कुशवाहा को और भी लोगों का जो साथ मिला, जिसमें कई लोग बाहर से भी आए थे, कई दलों से आए थे। इसमें से कुछ नाम और भी हैं, जैसे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जो कि आरजेडी के भी गुणों को जानते थे, अवगुणों को जानते थे। बहुत लंबा संबंध उनका रहा रघुवंश बाबू के साथ। रघुवंश बाबू की जब उन्होंने इस दुनिया को त्यागा, दो विभूतियों को त्यागा था उसी चुनाव के दौरान, 2020 के चुनाव के दौरान। एक तरफ जहां रामविलास पासवान को हमने खोया, वहीं रघुवंश प्रसाद को भी हमने खो दिया था। और ठाकुर धर्मेंद्र उन चीज़ों को जानते थे, वो जदयू को भी जानते थे, कि जदयू को भी बहुत करीब रहे थे, और समता पार्टी के निर्माण के समय से उनका एक योगदान रहा है। जॉर्ज के समय में भी वो जुड़े रहे हैं। उन सारे लोगों का अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया था। उपेंद्र कुशवाहा के प्रयास से एक गठबंधन बना, जो कि मैंने पहले बताया था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के सामने खड़ा था, और दो मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के बीच तीसरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे, जिन्हें एआईएमआईएम का समर्थन प्राप्त था, बसपा का समर्थन था, आरएलएसपी उसमें थी, और भी दो दल थे उसमें। इन सब ने मिलकर के लड़ाई तो मजबूती से लड़ी। 6 सीटें भी इस गठबंधन को प्राप्त हुई, लेकिन आरएलएसपी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, और तब से अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया। आरएलएसपी के अस्तित्व समाप्त होने के बाद बहुत सारा की झंझावात आई, बहुत सारा का बैठकें हुई, लगातार चर्चा का दौर चला। उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर मिला नीतीश कुमार का, उस ऑफर को उन्होंने अस्वीकार स्वीकार के फेज से कई फेजों से गुजरा, कई तरह के समझौते हुए, कई तरह के मान मनोवल हुए, लेकिन नीतीश कुमार का फोकस कहीं और था। उन्हें जो हार और जो कमी उनके तरफ नजर आ रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को, जो कि आप जानते हैं कि दुखिया जाने दुखिया की माया, जिसने दुख झेले हैं वो दुख की बात जानता है। हालांकि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से दुख नहीं झेल रहे थे। हालांकि 2015 में उन्हें छोटा सा झटका जरूर लगा था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है कि जिस गठबंधन में वो हैं, उस गठबंधन में कोई दूसरा उन्हें डोमिनेट करे। उन्हें अक्सर अपनी शर्तों पे सियासत करने का, या तो कह लीजिए कि विशेष गुण है, या फिर घमंड है, या फिर उनकी ये विशेष शैली है राजनीतिक। ऐसे लोगों को वो तलाश करते रहते हैं जो उनकी बातों में को माने। जरा भी कोई सर उठाता है, या जरा भी नीतीश कुमार के सामने कोई कुछ बोलने का या उनसे उनके बराबर आने का प्रयास करता है, तो नीतीश कुमार या तो उसे का परित्याग कर देते हैं, या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और दोनों ही परिस्थिति आप समझ सकते हैं क्या होता है। कुछ लोगों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है, जिनकी स्थिति आपको नज़र आ रही होगी। अब हम आगे की स्टेज में आते हैं, जिस कारण को लेकर के हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा की टीम को लेमन जूस चुसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के आने और नहीं आने के बीच में कई कड़ियाँ थी। जदयू के बहुत सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा आ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उन्हें पता था कि क्या कुछ होना है, और उनके मान सम्मान और पदवी में, पद प्रतिष्ठा में कितना अंतर पड़ने वाला है, जो कि होना लाजमी भी है। क्योंकि नए लोग आएंगे तो पुराने लोगों का थोड़ा सा तो वैल्यू होगा। आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप रोज़ दाल चावल चोखा खाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ विशेष बनता है, मिल तो आपको भी जाता है, लेकिन पहले उनके खाने के बाद। लेकिन यहाँ वो भी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ से कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं। जैसे संगठन और पार्टी,
उन्होंने आरसीपी सिंह को दे दिया है। आरसीपी सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं थे, जैसा कि सूत्र बताते हैं। चर्चाओं में भी आप जब करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं डॉक्टर से मिलने के बाद कई राजनीतिक दल के नेताओं से मिला, कई पुराने नेताओं से हमारी बातचीत हुई, तो आरसीपी सिंह की जो स्थिति थी वो ये नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा आए, क्योंकि लौकुश समीकरण में जहां लौ को उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार दे दिया था, राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया था, राष्ट्र पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया था, अध्यक्ष बना दिया था राष्ट्रीय, वहीं उन्होंने राज्य की जिम्मेवारी कुशवाहा समाज के उमेश कुशवाहा को दे दिया था। अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के आने के ठीक पहले जदयू जो है वो कई खंडों में विभक्त हो गई। जो जदयू नीतीश कुमार के मुखे कानून वाली थी, सिंगल विंडो था, नीतीश कुमार के पास जाइए और वो जो फैसला कर देंगे वो अंतिम फैसला होता था। लेकिन अब पावर सेक्टर का डिवाइड होना शुरू हो गया। कुछ लोगों की बात सुनी जाने लगी, कुछ लोगों की बात नहीं सुनी जाने लगी। और ऊपर से तीन बातें और महत्वपूर्ण थी। एक तो बड़ी मुश्किल से सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे थे आरसीपी सिंह, दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके और नीतीश कुमार की बातों को मनवाना, नीतीश कुमार के हर जिद को पूरा करवाना, नीतीश कुमार को बड़ा भाई दिखाने का प्रयास करना। और इसमें उनकी जो हो रही थी दिल्ली और पटना की दौड़, और नीतीश कुमार को खुश रखने का भी था, दूसरा सामंजस्य बैठाने का भी था, इसमें वो पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा वाला एपिसोड आ गया जो उनको काफी चिंतित कर गया कि उनके अधिकारों पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बैताल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा हुआ भी, उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन किए और तुरंत उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसका मतलब था कि जो भी संसदीय कार्यवाही से जुड़े हुए लोग हैं, चुन करके जो लोग आए हैं उसके हेड हो गए। इसके साथ साथ वरिष्ठ नेता का भी उपाधि दे दिया गया। और ये बातें बता रही थी कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के राजनीतिक व्यक्ति और छोटी राजनीतिक जीवन के कारण उपेंद्र कुशवाहा को इतना बड़ा मान सम्मान मिल गया। लेकिन यह मान सम्मान उतना ही था जितना उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए था। अब उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी जो विलय कर गई, उसे क्या चाहिए था, वो बड़ी बात थी। इन सब प्रक्रिया में जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपना एक गुट अलग कर लिया, जिसका नेतृत्व उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह को दे दिया, क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह शुरू से ही नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे थे और उमेश कुशवाहा उन्हीं के सुझाए हुए व्यक्ति थे जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उमेश कुशवाहा का भी बहुत लंबा इतिहास जदयू के साथ नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में सामंजस्य बिठाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें से पुराने कुछ लोग थे जिनको बड़ा झटका लगा कि एक तरफ तो नीतीश कुमार ने अपने ही स्वजातीय आरसीपी सिंह को कम राजनीतिक दोस्ती के बावजूद इतना बड़ा सम्मान दे दिया, वहीं ललन सिंह बैठे हुए थे जिनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो ललन सिंह को नजरअंदाज करने के पीछे बहुत सारा कारण था। ललन सिंह पहले भी विद्रोह कर चुके हैं, पेट में दांत वगैरह का बोल चुके हैं नीतीश कुमार को। ऐसी स्थिति में ललन कुमार का तो निश्चित रूप से पॉइंट कुछ कटना ही था। परीक्षा में पास हुए थे आरसीपी सिंह, क्योंकि जब से वो नीतीश कुमार के मंत्रालय में मुख्य सचिव हुआ करते थे, तब से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के साथ उनका साठगांठ और सामंजस्य बेहतर रहा है। दूसरा, ललन सिंह के चलते बहुत सारी बातें हुई थी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि ललन सिंह को मुंगेर से चुनाव लड़ाने के चलते एनडीए के अंदर में क्या कुछ हुआ था, कितना आउट ऑफ द बॉक्स होकर के नीरज कुमार से लेकर के आरसीपी सिंह से लेकर के और लोगों को करना पड़ा था, क्योंकि अनंत सिंह उधर अलगे फाइट कर रहे थे, बंटू सिंह का गोली और छर्रा मुंह से बंद ही नहीं हो रहा था, इधर नीरज कुमार भी हमला दर हमला कर रहे थे। और इन सब बातों को लेकर के पॉइंट कम होना था, इसलिए कि ललन सिंह चुनाव तो जीत गए, पर नीतीश कुमार का जो बीच में जो गांठ पड़ गया था वो गांठ पूरी तरह से नहीं जोड़ पाए थे। तो एक गुट उनका हो गया और उनके गुट को इस बात का अंदाजा उन्हें था कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद उनको घाटा होगा, इसलिए वो भी इस गुट से थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। हालांकि प्रदर्शन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर आपने देखा होगा कि ललन सिंह के करीबियों का क्रेज जो है वो कम हुआ है।
अब उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला? बात हम यही करने आए थे कि लेमन जूस चुसा रहे हैं। अब बात कर लीजिए तो धीरज कुशवाहा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपने सर पर वजन से ज्यादा एक व्यक्ति की क्षमता होती है जितना भार उठाने की, उससे ज्यादा उमेश कुशवाहा के बनने के बाद चर्चा तो बहुत हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का प्रभार दिया जाएगा, उन्हें किया जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि उनकी पार्टी का विलय हो गया और जितने लोग लाइन में खड़े थे, बीके सिंह हो, माधव आनंद हो, धीरज कुशवाहा हो, ये सारे लोग न चाह करके भी, चूंकि सुप्रीम थे और उपेंद्र कुशवाहा को यह मौका दे दिया गया था। कई लोगों ने जो कहा करते थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बिना उनका दिन और रात, यानी कि उनके भरोसे और विश्वास में ही उनका दिन रात गुजरता है, उन्हें एक बार भी ये नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ अन्याय कर सकते हैं, कभी स्वार्थी हो सकते हैं। हालांकि उन पर तो आरोप कई बार लगा है। उन पर आरोप कभी प्रदीप मिश्रा ने लगाया, कभी नागमणि ने लगाया, कभी आपने देखा होगा कि अरुण कुमार लगा करके निकल गए। तो लगातार उन पर तो ये चीजें होती रही हैं। लेकिन मधु मंजरी से लेकर के और भी जितने नेता थे जो आरजेडी की तरफ शिफ्ट कर गए, कुछ लोग और जगह चले गए, कुछ लोग इस इंतजार में हैं कि अब कहाँ जाएं। अब जो लोग इंतजार में थे कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके लिए रास्ते बहुत सीमित रह गए हैं। जिन लोगों को केंद्रीय कमेटी में जाने का मादा था, माधव आनंद जैसे लोग जो कि सेकेंड इन कमान आरएलएसपी में हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति क्या है? आपने पिछले कई दिनों से, जब से उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं, माधव आनंद बोरिया बिस्तर लेकर के दिल्ली प्रस्थान कर गए हैं। उनका सीधा कहना था कि जो मेरा काम था मैंने कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी को जो जिस जगह पे पहुंचना था वहां हम पहुंचाने का प्रयास किए और हम सभी ने उन पर भरोसा किया। अब हमारा काम यहां समाप्त होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी भी बन गए, वरिष्ठ नेता की उपाधि भी मिल गई, संसदीय दल के अध्यक्ष भी बन गए। बाकी के लोगों को क्या मिला? बाकी के लोगों को लेमन जूस के सिवाय और कुछ न मिला है और न आगे मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो एक सप्ताह के अंदर उमेश कुशवाहा ने कहा कि राज्य कमेटी का, राज्य कार्यकारिणी का वो गठन कर देंगे और एक सप्ताह के अंदर में जिन लोगों को, जो समर्पित लोग हैं, अब आप समझिएगा कि समर्पित लोग कौन होते हैं। क्या आरएलएसपी से आए हुए लोग वफादार और समर्पित हैं? शब्द उन्होंने यूज किया है, वफादार और समर्पित। ये कितने समर्पित लोग हैं जो कि आरएलएसपी इसलिए बनी थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है, आज साथ में हैं। तो समर्पित और इसमें से वफादार लोगों को तलाश किया जा रहा है। अब वो लोग जो, उनका क्या होगा जो जदयू में पिछले लंबे समय से झोला ढो रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, कभी जाकर के आपने देखा होगा कि बैनर पोस्टर साट रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? क्या वो समर्पित और वफादार नहीं है? प्रश्न आपके सामने है। कोट करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने अहम के कारण या फिर उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को एंट्री कैसे कराएंगे? वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा मुश्किल लगता है और मुश्किल है भी, क्योंकि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन किए, संगठन पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए सीधे आरसीपी सिंह आए और शुरू कर दिया उन्होंने प्रशिक्षण का एक दौर और भी शुरू होने वाला है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम अलग है। एक तरफ जहां लगातार वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ साथ एक लंबा फहरिस्त है जिसमें अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, संजय झा, विजेंद्र यादव, ये सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका पदवी पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे। थोड़ा नाराज भी हुए थे। वशिष्ठ नारायण सिंह की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जब खुद इनसे मिलने के लिए जाते हैं तो क्या उसका असर होता है, यह आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। होली के दिन से जा करके मिले हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी
हैं शामिल, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए लोगों को राज्य कार्यकारिणी में अगर पद प्रतिष्ठा मिलता है तो कुछ गिने चुने लोगों को मिलेगा, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लायक जिनका ओहदा है, जिनका पद पदवी है, कहा जा रहा है कि उनका समायोजन जो निगम और बोर्ड के पद खाली हैं उसमें समायोजित किया जाएगा। लेकिन इसमें भी बड़ा पेंच है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक सप्ताह आपको भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस बीच में जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है वो चल रहा है, और साथ ही उमेश कुशवाहा को कितना अधिकार मिला है, कितना फ्री हैंड उनको मिला है, और उमेश कुशवाहा क्यों उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को, जो कि अधिक संख्या में कुशवाहा ही आए हैं साथ में, क्या कुछ देंगे, कितना देंगे, तराजू का बाट है, पलड़ा किधर झुकेगा, ये भी एक बड़ी समस्या है। और कितना आरसीपी सिंह झुकने देंगे, ललन सिंह क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, अभी तो चुपचाप है, उनकी पूरी टीम वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इन सब स्थिति से निपटने का एक बड़ा हेतु भी आपके सामने देखने को मिलेगा आने वाले समय में। नीतीश कुमार के लिए भीतर की जो इस सारी स्थितियां हैं इससे निपटना, और साथ ही तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से निपटना एक बड़ा टेढ़ा खीर है। इसके साथ अगर आरसीपी सिंह के मन की बात नहीं होती है तो भाजपा का भी थोड़ा सा चाबी टाइट हो सकता है। ऐसी स्थिति में जदयू के अंदर बड़ा झमेला खड़ा हो और उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को लेमनचूस तक ही सीमित रहना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार होगा, और इसके साथ ही आप सभी लोगों को एक बार फिर से 5 लाख परिवार होने की बहुत बहुत बधाई, प्रणाम करते हैं, और ऐसे ही आप लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा भी रखते हैं। साथ ही आपके सहयोग से ही ये भारत लाइव चलता है। यूपीआई नंबर पर आप कम से कम राशि भी जो भी आपके मन में आए ज़रूर सहयोग कीजिएगा, क्योंकि हमारा पूरा जो ये स्ट्रक्चर है उसी पर टिका हुआ है। क्योंकि हमारे कोई आका नहीं है, हमारे मालिक, हमारे आका, हमारे भगवान सब आप हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।